तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब लॉर्ड और असैसिनेशन ग्रुप के सामने वो लेटर अचानक से टेलीपोर्ट होता है तो ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर उनके लीडर जेड का मार्क था। फिर गैलीलिया आगे बढ़कर लेटर खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि इतने टाइम तक तुम सबसे कांटेक्ट ना करने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं लॉर्ड ओस्टो को हासिल करने में कामयाब हो चुका हूँ और अब मैं इसका लॉर्ड हूँ। और इसीलिए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब मैं तुम सबको लॉर्ड के मेंशन में रहने दूंगा। साथ ही में मैंने तुम सभी के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखी है, इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब ये पढ़कर सब लोग एकदम खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड उस लेटर को पकड़कर कुछ सोच रहा होता है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड सबको लेकर एकदम खतरनाक स्पीड से लॉर्ड ओस्टो की तरफ जा रहा होता है, जहाँ रेन उसे धीरे चलने के लिए कहती है। तो लॉर्ड कहता, वाह भाई वाह, तुम्ही ने तो बोला था कि जितना जल्दी हो सके जेड से मिलना है। और तभी हम वापस से फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ लेटर पढ़ने के बाद गैलीलिया लॉर्ड के सामने सर झुकाकर कह रहा था कि अभी हम जेड से मिलने के लिए लॉर्ड ओस्टो में जाने वाले हैं, इसीलिए एक दिन तुमने हम पर जो एहसान किया है उसका कर्ज जरूर चुकाएंगे। उसी वक्त रेन कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चल सकते हो ताकि जेड पर भी अपना स्पेल इस्तेमाल कर सको। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि क्या तुम सबको पता है कि ये लेटर कहाँ से आया है? ये लेटर एकदम अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है और इसका मतलब जेड ने इस लेटर को एकदम सही जगह पर टेलीपोर्ट किया है। इस तरीके के मैजिक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसे आज तक कोई पूरी तरीके से सीख नहीं पाया है। ये कोई एरा गेरा नत्थु गेरा मैजिक नहीं है जिसे हर कोई सीख सकता है। अब लॉर्ड की ये वाली बात सुनकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब जेड पहले से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता था? तो क्या वो इस पूरे टाइम हमसे झूठ बोल रहा था? लेकिन तभी रेन अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है कि जरूर बात कुछ और होगी, या जेड ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया होगा। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि अगर फिर ऐसी ही बात है तो मुझे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलूंगा क्योंकि मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में और जानना है। और हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, अगर ये कोई ट्रैप निकला तो मैं सब संभाल लूंगा। वाह हमारे छोटे महाराज, सब संभाल लोगे आप, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और बस फिर इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद जब लॉर्ड सबको नीचे उतारता है तो सबकी हालत इतनी स्पीड से हवा में उड़ने के बाद काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस पर लॉर्ड कहता है कि चलो ठीक है यार, अभी हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके यहाँ से चलकर आगे जाएंगे। तभी रेन कहती है कि अगर अब हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो मैं फॉरेस्ट से खाना लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो फॉरेस्ट में निकल जाती है। तो वहीं इस तरफ बेबीलोन कहता है कि रेन बचपन से ही फॉरेस्ट में ही बड़ी हुई है, इसीलिए वो तुम्हारे सामने अपनी स्किल्स दिखाना चाहती है। जब रेन काफी छोटी थी तो उसके पॉइजन से उसके पेरेंट्स की जान चली गई थी और इसके बाद से तो फिर वो फॉरेस्ट में अकेली ही रहती आई है। फिर एक दिन जेड ने उसे ढूंढ निकाला और पकड़कर हमारे पास लेकर आ गया। इसी के साथ हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर जेड रेन को एक कपड़े के अंदर पैक करके लाया था और वो बोल रहा था कि ये हमारी न्यू मेंबर है और अब से ये हमारे साथ में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही बाकी के मेंबर्स को पता चलता है कि उसके पास पॉइजन की पावर है तो सब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसका पॉइजन कंट्रोल से बाहर आ गया तो हमारी 12 बज जाएगी। अरे 12 क्या बज जाएगी, हम मर ही जाएंगे। तभी जेड रेन को एकदम प्यार से पकड़कर कहता है कि मैं रेन को काफी प्यार से रखूंगा ताकि उसका पॉइजन कभी बाहर ही नहीं आएगा। इतना कहकर जेड रेन को पकड़कर उसे हग करने लगता है, जिस पर रेन उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देती है। हट बदमाश। खैर ये होने के बाद बाकी सभी मेंबर्स भी रेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सब लोग फिर रिसर्च करने में लग जाते हैं और फिर काफी मेहनत के बाद रेन के लिए एक ऐसा ड्रेस बनाते हैं जिससे उसका पॉइजन लीक ना हो। और उसी वक्त जेड रेन के बालों में एक हेयर पिन भी लगा देता है, जिसके बाद तो रेन खुशी के मारे रोने लगती है। तो वहीं फ्लैशबैक की कहानी सुनने के बाद लॉर्ड कहता है, अरे वाह, ये जेडवा तो बहुत अच्छा आदमी है, इस जेड से तो मैं मिलना चाहूंगा। अगले सीन में रेन फॉरेस्ट से अलग अलग सामान लाकर खाना बनाने लगती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, खचड़ पचड़। तभी तालिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि लॉर्ड एक प्रिंस है, उसे तो ये सब खाना देखकर ही घिन आ जाएगी। लेकिन वहीं इस तरफ हमारे लॉर्ड बाबू रेन के बनाए खाने को बड़े मजे लेकर खा रहे थे। वाह वाह वाह, क्या खाना है, आहा। साथ ही वो रेन के खाने की तारीफ भी करता है।
बस ये देखकर सब लोग खाने लगते हैं और तभी हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं। अरे कितने फ्लैशबैक है यार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद तो नहीं आ गई जो बार बार पास्ट को याद कर रहे हैं। खैर फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पर जेड सभी मेंबर को कहता है कि सुनो सभी, मेरे पास एक खुश खबर है। एडवेंचर गिल्ड हमारे ऊपर से बाउंटीज को हटाने का सोच रहे हैं। ओ बस ये सुनकर तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एकदम नाचने लगते हैं। अब उन लोगों को क्रिमिनल्स बनकर नहीं जीना पड़ेगा। मगर तभी जेड सीरियस होकर उनसे कहता है कि मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। अभी तक मैंने अपने आप को सिर्फ एक राह चलता आदमी बताया है, लेकिन असल में मैं लॉर्डोस्ट के लॉर्ड का थर्ड सन हूँ। मेरी फैमिली के लोग हर टाइम सिर्फ वॉर के बारे में ही सोचते हैं, जैसे कि वो कोई जानवर हो। मुझसे ये नहीं देखा गया और ये सब रोकने के लिए मुझे साथी और ताकत चाहिए थे और उसी के लिए मैं तुम सबके पास आया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। लेकिन वहीं इस तरफ ये सब सुनकर वो लोग एक तिनका भर भी हैरान नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी चाल ढाल देखकर ना हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। हम सब ने अलग अलग तरीके से जिंदगी जी है, इसीलिए चाहे तुम जो भी हो या तुम्हारा जो भी मकसद हो, तुमने हमें उम्मीद दी है, इसीलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली से जरूर लड़ेंगे। यह सुनकर जेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं ये खुद निपटना चाहता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम दोबारा कभी आम जिंदगी नहीं जी पाओगे, इसीलिए मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक प्रॉमिस करो कि भले ही मैं कभी लॉर्डोस्ट से वापस ना आऊँ, तब भी तुम गिल्ड को चालू रखोगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे। हाँ, लेकिन अगर मैं वापस आ गया तो मैं लॉर्डोस्ट का रूलर बनकर लौटूंगा और उससे एक ऐसा देश बनाऊंगा जहाँ पर तुम सब लोग भी सर उठाकर जी सको। और बस इसके साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि गैलीलिया लॉर्ड को अपनी पीठ पर बिठाकर चल रहा होता है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे राजकुमार लॉर्ड जी सो रहे होते हैं। तभी गैलीलिया कहता है कि ये बच्चा कितने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन सोते टाइम एक मामूली क्यूट बच्चा बन जाता है। जिस पर ग्रिम कहता है कि क्या बात कर रहे हो, सोते टाइम भी ये क्यूट नहीं लगता, क्योंकि अभी भी उसके चारों तरफ एक काफी खतरनाक बैरियर बना हुआ है। मतलब कि हमारे लॉर्ड भाई साहब हमेशा अलर्ट रहते हैं। उसी वक्त रेन कहती है कि हमें पहले लॉर्ड को यहीं पर सुलाकर पहले जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जेड से किसी ने वो लेटर जबरदस्ती लिखवाया हो, जिस पर सब लोग राजी हो जाते हैं। फिर रेन ग्रिम से कहती है कि क्या तुम लॉर्ड के पास ही रुककर उस पर नजर रखोगे, जिस पर ग्रिम कहता है अरे बेन जी आप चिंता मत करिए, इस बच्चे का ना सोते वक्त भी इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ही आऊंगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को कुछ हो गया ना तो ये लॉर्ड मेरी बैंड ही बजा देगा। फिर आगे जब सारे लोग ऊपर से महल के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर पार्टी हो रही थी और वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं होती है, सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी ग्रिम कहता है कि हमें ना प्रिंस लॉर्ड के जागने के बाद ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो जागा हुआ रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे, वरना पता नहीं कौन क्या कर दे। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उन्हें देख लेता है और पूछता है कि क्या आप सभी लोग असैसिनेशन गिल्ड से हो, और अगर हो तो फिर आप फ्रंट गेट से क्यों नहीं आए। और तभी उन सभी को अंदर ले जाकर उनका वेलकम किया जाता है और उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। आगे गैलीलिया कहता है कि क्या आप लोग जेड को बुला देंगे, जिसके बाद जेड वहाँ पर लॉर्ड के कपड़े पहन कर आता है। लेकिन फिर जेड एक चुटकी बजाकर अपने कपड़े बदल देता है और कहता है कि तुम सबको मुझे ऐसे देखने की आदत है ना। ये देखकर गैलीलिया पूछता है कि क्या तुमने अभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया, जिस पर जेड कहता है कि हाँ मैंने थोड़ी मेहनत करके इसे सीख लिया। अब यह सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ग्रिम लॉर्ड को खुशखबरी देने के लिए जा ही रहा होता है, मगर अचानक से जेड कहता है कि असल में मुझे तुम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहते हुए उसके साथ साथ वहाँ पर हर एक आदमी का चेहरा काफी अजीब बन जाता है। तभी जेड रेन और बाकियों पर मैजिक करके उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। आगे वो बाकी सभी से कहता है, देखा मैंने बोला था ना कि इन कर्स्ड इंसानों को ढूंढना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अभी तुम सब लोग चूज करो कि तुम्हें कौन सा चाहिए। इन सभी की बॉडीज में से तुम कोई सा भी चूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम इस लड़की को देखो, मैं इसका नाम भूल गया, लेकिन ये पॉइजन का इस्तेमाल करती है, बहुत कमाल का है। हाँ क्यों लड़की, सही कहा ना मैंने। तो वहीं ये देखकर ग्रिम उसके ऊपर अटैक करके रेन और बाकी सभी लोगों को भाग जाने के लिए कहता है, मगर उसी वक्त जेड अचानक से ग्रिम के पीछे
पीछे आकर उसे एक किक मारता है, जिससे ग्रिम काफी तेजी से जाकर लॉर्ड के पास जाकर गिरता है और इससे लॉर्ड एकदम से जाग जाता है। और फिर जब वो ग्रिम को देखता है तो ग्रिम रो रहा होता है। तो वहीं इस तरफ रेन रोते रोते जेड से पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, जिस पर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी हालत समझ में नहीं आ रही है। इतना कहते ही उनके अंदर से एक ब्लैक कलर का सोल निकलने लगता है, जिस पर जेड कहता है कि यहाँ पर खड़ा हर कोई एक डीमन है जिनको मैं नीदर वर्ल्ड से लेकर आया हूँ। दरअसल मुझे जेड की बॉडी और उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक चाहिए थी। मेरा नाम घुसर में है। जेड मर चुका है और अब उसकी बॉडी मेरी है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जेड की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने में मुझे महीने लग गए। उसके दिल में तो वो तुम लोगों की काफी केयर करता था और आखिर तक बोलता रहा कि प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। फिर आगे जैसे जैसे मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा किया, तब मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला। तुम लोगों की बॉडी हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है और इसीलिए उसे पता था कि हम तुम्हें निशाना बनाने वाले हैं। इसीलिए आपके प्यारे जेड ने तो अपनी जान लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर उसकी बॉडी ही मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे मरने नहीं दिया। सॉरी यार, उसके आखिरी पल में मैंने उसे पूरी तरीके से हील कर दिया। उसे उस हालत में देखकर ना मुझे काफी मजा आया था। वैसे उसने अपने आप को मारने की अनगिनत कोशिश की थी, मगर हर बार आखिरी पल में मैं उसे सही कर देता था और इस वजह से फिर उसका दिमाग खोखला होने लगा। बस इतना कहकर गुसर में रेन के हेयर पिन को कुचलकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस लड़की ने अपने ही पॉइजन से अपने ही पेरेंट्स को मार डाला था। जो सुनकर वहाँ पर खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। तभी उसकी नजर रेन के हाथ पर जाती है, जहाँ पर लॉर्ड के स्पेल का निशान था। अब ये देखकर गुसर में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी चीज के ऊपर एक निशान बनाया। रेन पर मैजिक करके वो ये बार बार पूछने लगता है, मगर रेन अपनी जीभ काटकर जवाब देने से मना कर देती है और उसके दिमाग में जेड की मेमोरीज चल रही होती है और वो जोर जोर से रो रही होती है। तभी अचानक से आसमान में एक काफी बड़े लेवल का मैजिक स्टार्ट हो जाता है। अरे अक्की पब्लिक को मालूम है कि कौन आ गया, तुमको नहीं मालूम। और इसी के साथ रेन और बाकी के चारों तरफ भी एक बैरियर बन जाता है, जिसके तुरंत बाद आसमान से एक काफी खतरनाक लेवल का अटैक होता है, जिससे कि वो पूरा एरिया जलकर राख बन जाता है। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना लॉर्ड था। वो कहता है कि रेन पर वो स्पेल करने वाला मैं था। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।